अगर आपको किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करनी हो तो आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, कुछ कोर्स कर लेंगे और फिर वही पुराने पैटर्न में फंस जाएंगे। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स ऐसा नहीं करते। मोजार्ट, लियोनार्डो दा विंची, एलोन मस्क, इन्होंने आखिर कैसे मास्टरी हासिल की? क्या इनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था या फिर कोई अलग तरीका जिससे ये सब कुछ सीखकर अपनी फील्ड के चैंपियन बन गए? यही सवाल रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी का जवाब देती है। ये बुक सिर्फ एक स्किल सीखने की नहीं, बल्कि आपके पूरे माइंडसेट को बदलने की ताकत रखती है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने पैशन को पहचान सकते हो, उसे गहराई से सीख सकते हो और फिर उसमें इतना माहिर बन सकते हो कि पूरी दुनिया आपको फॉलो करे। आज के दौर में जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, वहां मास्टरी आपको असली सक्सेस का लॉन्ग टर्म प्लान देती है। रॉबर्ट ग्रीन, जो दी 48 लॉज ऑफ पावर और द आर्ट ऑफ सेड्यूसन जैसी बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक हैं, उन्होंने इस बुक में 3000 साल की इंसानी साइकोलॉजी और सक्सेस पैटर्न को डिकोड किया है। अगर आप भी अपने फील्ड में टॉप पर जाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें वो सीक्रेट्स हैं जो 90% लोग कभी नहीं समझ पाते। और हाँ, अगर आप अपने करियर या लाइफ में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो अभी द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल नॉलेज मिलती रहे। नीचे कमेंट में बताइए, अगर आपको किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करनी हो तो वो कौन सी होगी? हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी खास मकसद के साथ आया है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। मास्टरी किताब का पहला चैप्टर हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि हमारी असली ताकत क्या है और हमें अपने जीवन का सही रास्ता कैसे चुनना चाहिए। ज्यादातर लोग दूसरों की राय, समाज के नियमों और अस्थायी जरूरतों को देखकर अपने करियर का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब हम अपने अंदर छिपे पैशन को पहचानते हैं और उसी दिशा में काम करना शुरू करते हैं। लियोनार्डो दा विंसी का उदाहरण लें। जब वे छोटे थे तो उनके अंदर कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग को लेकर गहरी रुचि थी, लेकिन उस समय समाज ने उन्हें सिर्फ एक पेंटर के रूप में देखने की कोशिश की। अगर उन्होंने खुद को सिर्फ पेंटिंग तक सीमित रखा होता तो शायद वे एक महान कलाकार बन जाते, लेकिन मास्टर नहीं। उन्होंने अपनी रुचि को फॉलो किया, नए आइडियाज पर काम किया और धीरे धीरे अपनी मास्टरी विकसित की। यही कारण है कि आज उन्हें सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक, इन्वेंटर और जीनियस के रूप में भी देखा जाता है। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब वे छोटे थे तो उनके माता पिता और शिक्षक उन्हें साधारण बच्चा समझते थे। वे किसी भी स्टैंडर्ड सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे, लेकिन उनके अंदर सवाल पूछने की एक जबरदस्त आदत थी। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे और बढ़ाया। अगर उन्होंने दूसरों की राय को सच मान लिया होता और फिजिक्स में गहराई से जाने की कोशिश नहीं की होती, तो शायद दुनिया आज भी रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से अनजान होती। आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ टास्क को पहचाना और उस पर पूरा ध्यान लगाया, जिससे वे इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। अगर आप अपने जीवन में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि आप यह समझें कि आपका असली पैशन क्या है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पैसे, सिक्योरिटी और समाज की मान्यताओं के आधार पर अपने करियर का चुनाव करें। लेकिन जो लोग मास्टरी हासिल करते हैं वे इन बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक प्राकृतिक झुकाव होता है। ये वही चीज होती है जिसे हम बचपन से लेकर बड़े होने तक बार बार करते हैं, जिसमें हमें मजा आता है और जिसमें हमारी रुचि बिना किसी बाहरी दबाव के बनी रहती है। अगर आप अपने जीवन के शुरुआती सालों को देखें तो आपको कुछ पैटर्न नजर आएंगे। शायद आपको लिखने का शौक था, या आप मशीनों को खोलकर समझने में घंटों बिता सकते थे, या फिर आपको लोगों की मनोविज्ञान को समझना अच्छा लगता था। मास्टरी की राह पर पहला कदम यही है कि आप अपनी इस प्राकृतिक रुचि को पहचानें और उसे अपने करियर का आधार बनाएं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है। समाज, परिवार और परिस्थितियां हमें अक्सर एक सुरक्षित और पारंपरिक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि जो लोग अपने असली पैशन को पहचानने में सफल होते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं, वही आगे चलकर मास्टर बनते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो सबसे पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। 1. ऐसी कौन सी चीज है
जिसे करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, चाहे मुझे इसके लिए पैसे मिले या ना मिले। दूसरे, बचपन में मैं किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता था। 3, अगर कोई मुझे गारंटी दे कि मैं अपने पैशन को फॉलो करके सफल हो जाऊंगा, तो मैं कौन सा रास्ता चुनूंगा। इन सवालों के जवाब आपको अपनी लाइफ टास्क के करीब ले जाएंगे। मास्टरी का यह पहला स्टेप शायद सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें आपको अपनी सारी पुरानी धारणाओं को छोड़कर खुद को नए सिरे से समझना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आप सही रास्ता चुन लेते हैं, तो आगे की जर्नी में सब कुछ धीरे धीरे आसान होता जाता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि सफल लोग कभी भी अपने पैशन के साथ समझौता नहीं करते। वे शुरुआत में संघर्ष करते हैं, लेकिन क्योंकि वे वही कर रहे होते हैं जो उन्हें सच में पसंद है, इसलिए वे उस संघर्ष को भी एंजॉय करते हैं। अगर आप भी इस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको खुद से ईमानदार रहना होगा और अपनी लाइफ टास्क को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट होना होगा। यही पहला कदम है जो आपको मास्टरी की राह पर आगे बढ़ाएगा। जब आप अपने जीवन की सच्ची दिशा और पैशन को पहचान लेते हैं, तो अगला स्टेप है खुद को पूरी तरह से सीखने की प्रक्रिया में झोंक देना। इसे अप्रेंटिसशिप फेज कहा जाता है, यानी वह दौर जब आप किसी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए अपने स्किल्स को निखारने पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। यह वह समय होता है जब आपको धैर्य रखना पड़ता है, गलतियों से सीखना पड़ता है और लगातार सुधार करने की मानसिकता बनाए रखनी होती है। यही वह फेज है जहां ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन असली मास्टर्स इस फेज को गहराई से अपनाते हैं और खुद को एक छात्र की तरह देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी इस फेज को समझने के लिए बेहतरीन उदाहरण है। जब वे युवा थे, तो उनके पास न तो कोई खास संसाधन थे और न ही कोई बड़ी पहचान, लेकिन उनके अंदर सीखने की जबरदस्त भूख थी। उन्होंने खुद को एक स्टूडेंट के तौर पर तैयार किया और लिखने की कला में मास्टरी हासिल करने के लिए उन लेखकों के काम का अध्ययन किया जिन्हें वे पसंद करते थे। उन्होंने महान लेखकों के आर्टिकल्स को तोड़ तोड़ कर देखा, उनके पैटर्न को समझा और खुद वैसा लिखने की कोशिश की। जब उन्हें अपने लेखन में कमी महसूस होती, तो वे बार बार अपने पुराने काम को रिवाइज करते और सुधार करते जाते। धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुद की एक स्टाइल डेवलप की और आगे चलकर अमेरिका के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक बन गए। हेनरी फोर्ड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब वे युवा थे, तो कार बनाने का कोई स्थापित उद्योग नहीं था। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, मैकेनिक्स का काम सीखा, मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और लगातार खुद को सीखने की प्रक्रिया में डाले रखा। उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि सीखने की प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें समय लगता है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपने हर फेलियर से सबक लिया और धीरे धीरे वह इनोवेशन किया जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अगर वे अपनी शुरुआती असफलताओं से डर जाते और सीखना बंद कर देते, तो शायद फोर्ड मोटर्स का नाम इतिहास में नहीं होता। इस फेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है धैर्य और ईगो को कंट्रोल करना। जब आप किसी फील्ड में नए होते हैं, तो आपके पास अनुभव की कमी होती है और यही वह जगह है जहां आपको खुद को सिखाने के लिए, दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मास्टरी के इस फेज में आपको एक स्पंज की तरह बनना होता है, यानी हर जानकारी को अवशोषित करना, चीजों को गहराई से समझना और अपने गुरुओं से सीखना होता है। कई लोग इस स्टेज पर अपनी ईगो की वजह से रुक जाते हैं। वे सीखने की जगह जल्दी से एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, जिससे वे अपनी असली ग्रोथ को रोक देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इस फेज का असली मकसद है रियलिटी को स्वीकार करना। इसमें आपको यह समझना होता है कि कोई भी चीज तुरंत नहीं सीखी जा सकती। एक कलाकार को महान बनने में सालों लगते हैं, एक लेखक को अपनी खुद की आवाज खोजने में समय लगता है और एक बिजनेसमैन को सफल होने के लिए बाजार को समझने में सालों का अनुभव चाहिए होता है। जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, वे ही आगे चलकर मास्टर बनते हैं। अगर आप किसी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस अप्रेंटिसशिप फेज को पूरे मन से अपनाना होगा। इसका मतलब है कि आप गलतियां करेंगे, आप असफल होंगे, लेकिन यही असफलताएं आपको सबसे ज्यादा सिखाएंगी। इस फेज में आपको अपने काम को पूरी तरह से समर्पित करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा और हर छोटे सुधार को बड़ी सफलता के रूप में देखना होगा। अगर आप यह कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से मास्टरी की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। हर महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी मेंटर का हाथ होता है, जो उन्हें सही दिशा दिखाता है और उनकी क्षमताओं को अगले स्तर तक ले जाता है।
मास्टरी हासिल करने की प्रक्रिया में एक मेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपको न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि आपके सोचने और चीजों को देखने के तरीके को भी बदलते हैं। सही मेंटर आपको उन गलतियों से बचा सकता है जो आमतौर पर लोग करते हैं, और आपको सफलता की ओर तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही मेंटर को चुनना और उनसे सीखने का सही तरीका अपनाना आना चाहिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनके मेंटर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल न केवल उन्हें युद्ध की रणनीतियां सिखाते थे, बल्कि उन्होंने उन्हें राजनीति, दर्शन, विज्ञान और लीडरशिप का भी ज्ञान दिया। उन्होंने अलेक्जेंडर को सिखाया कि कैसे एक सच्चा लीडर सोचता है और कैसे वह अपने दुश्मनों से आगे रहता है। अलेक्जेंडर की सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि उन्होंने अपने मेंटर की बातों को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उन पर गहराई से अमल भी किया। उन्होंने अपने मेंटर से सीखी गई हर चीज को युद्ध और शासन में लागू किया, जिससे वे इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से एक बन गए। चार्ल्स डार्विन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब वे युवा थे तो उनके विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन उन्हें एक ऐसे मेंटर मिले जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें गाइड किया। उनके मेंटर जॉन स्टीवंस हेंसलो थे, जो एक महान वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने डार्विन को प्रेरित किया कि वे प्रकृति को गहराई से समझें और अपने विचारों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करें। हेंसलो की गाइडेंस की वजह से डार्विन को HMS बीगल पर सफर करने का मौका मिला, जिससे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा डिस्कवरी किया, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अगर डार्विन के पास सही मेंटर नहीं होता तो शायद वे कभी भी अपने सिद्धांत को दुनिया के सामने रख ही नहीं पाते। सही मेंटर खोजने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको क्या सीखना है और कौन व्यक्ति आपको उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्ञान दे सकता है। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे बस किसी भी सफल व्यक्ति को अपना मेंटर मान लेते हैं, लेकिन असल में आपको ऐसा व्यक्ति खोजना चाहिए जो न केवल सफल हो, बल्कि जिसे सिखाने में भी महारत हासिल हो। एक अच्छा मेंटर वही होता है जो आपको आपके कमजोरियों को पहचानने में मदद कर सके, आपको क्रिटिसाइज कर सके और आपको लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। मेंटर से सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट बने। सिर्फ उनके पास जाकर बैठना और बातें सुनना काफी नहीं होता। आपको खुद सवाल पूछने होंगे, उनके अनुभवों से सीखना होगा और उन पर अमल भी करना होगा। एक मेंटर का असली काम सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं होता, बल्कि वह आपको खुद सोचने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। मेंटरशिप एक दो तरफा प्रक्रिया होती है। अगर आप केवल सुनने वाले स्टूडेंट बने रहेंगे और खुद प्रयास नहीं करेंगे, तो आप अपने मेंटर से बहुत कम सीख पाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मेंटरशिप का असली जादू तब होता है जब आप अपने मेंटर की सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी विचारधारा आपकी अपनी बन जाती है और आप चीजों को उनकी तरह देखने लगते हैं। जब यह बदलाव होता है, तब असली मास्टरी की प्रक्रिया शुरू होती है। यह वही मोमेंट होता है जब एक मेंटर का ज्ञान और ताकत आपके अंदर समाहित हो जाती है और आप अपने क्षेत्र में खुद एक मास्टर बनने लगते हैं। अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो सही मेंटर को खोजें और उनसे पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार रहें। उनका ज्ञान आपके समय और मेहनत को बचाएगा, आपकी क्षमताओं को तेजी से विकसित करेगा और आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा। दुनिया में कई लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट या मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं होती। अक्सर लोग अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को समझने और उनके साथ सही तरीके से बातचीत करने पर भी निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने चारों ओर के लोगों को नहीं समझ पाता, तो वह कई बार गलत निर्णय लेता है, गलत लोगों के प्रभाव में आ जाता है और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए मास्टरी की जर्नी में सोशल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसी स्किल है जो आपको लोगों की नीयत, उनके इरादों और उनके असली स्वभाव को समझने में मदद करती है, ताकि आप सही लोगों के साथ काम कर सकें और गलत लोगों से बच सकें। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां प्रतिभाशाली लोग केवल इसलिए असफल हो गए क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों को नहीं समझ पाए। उदाहरण के लिए, कई महान वैज्ञानिकों और कलाकारों को उनकी काबिलियत के बावजूद दरकिनार कर दिया गया क्योंकि वे सही लोगों से संबंध नहीं बना पाए। दूसरी ओर, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी औसत क्षमताओं के बावजूद दूसरों को समझने की शक्ति के कारण आगे बढ़ गए।
बेनजामिन डिसराली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उनकी सफलता का कारण केवल उनकी राजनीति की समझ नहीं थी, बल्कि यह भी था कि वे लोगों के इरादों और व्यवहार को बारीकी से समझते थे। वे जानते थे कि किन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है और किन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों की कमजोरियों को पहचाना और अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल किया। इसी तरह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी अपनी सोशल इंटेलिजेंस से अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजबूत नेतृत्व दिया। सोशल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप यह है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और लोगों को गहराई से ऑब्जर्व करें। कई बार हम लोगों को उनकी बातों से जज करने लगते हैं, लेकिन असल में उनका असली व्यक्तित्व उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी छोटी छोटी आदतों और उनके व्यवहार से झलकता है। अगर आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और कौन सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। दूसरा स्टेप यह है कि आप सही नेटवर्क बनाएं। अक्सर लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो उनकी सोच से मेल खाते हैं। लेकिन मास्टरी हासिल करने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको चैलेंज करें, आपको नई चीजें सिखाएं और आपके दायरे को बढ़ाएं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकें। तीसरा स्टेप यह है कि आपको यह समझना होगा कि दुनिया में हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होता। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आप चीजों को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। आप यह समझ पाते हैं कि लोग क्यों एक खास तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और उनके पीछे क्या असली कारण है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप अपने जीवन के निर्णय ज्यादा समझदारी से ले सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में बताते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस केवल एक स्किल नहीं बल्कि एक कला है। यह एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने करियर और जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को उनकी असली पहचान के साथ देख सकते हैं तो आप न केवल अपने दुश्मनों से बच सकते हैं बल्कि सही अवसरों को भी पहचान सकते हैं और अपने नेटवर्क का सही उपयोग कर सकते हैं। यह स्किल आपको मास्टरी के सफर में उन मुश्किलों से बचाती है जो दूसरों की गलतियों और धोखाधड़ी की वजह से आती हैं। अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो केवल अपने टैलेंट और मेहनत पर ही निर्भर मत रहें। लोगों को गहराई से समझें, उनके इरादों को पढ़ें और सही नेटवर्क बनाएं। इससे आपका सफर न केवल आसान होगा बल्कि आपको सफलता भी तेजी से मिलेगी। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मास्टरी की ओर बढ़ता है तो उसकी यात्रा केवल सीखने तक सीमित नहीं होती। असली मास्टरी तब शुरू होती है जब वह अपने ज्ञान और स्किल्स को कुछ नया और अनोखा बनाने में इस्तेमाल करता है। यही वह स्टेज है जिसे क्रिएटिव एक्टिव फेज कहा जाता है। इस फेज में व्यक्ति सिर्फ अपने मेंटर या पहले के ज्ञान पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह अपनी खुद की सोच और अनुभवों को जोड़कर कुछ ऐसा बनाता है जो पहले कभी नहीं था। यह एक साइंटिस्ट के लिए एक नई थ्योरी हो सकती है, एक कलाकार के लिए एक अनोखी पेंटिंग या एक बिजनेसमैन के लिए एक नई इनोवेटिव स्ट्रेटजी। इस फेज में आने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति की सोच सीमित न हो। कई लोग जब किसी फील्ड में अनुभव हासिल कर लेते हैं तो वे उसी दायरे में सोचने लगते हैं। वे वही करते रहते हैं जो पहले से किया जा रहा है। लेकिन मास्टर्स ऐसा नहीं करते। वे अपनी नॉलेज को एक नई दिशा में मोड़ते हैं। वे अलग अलग क्षेत्रों से आइडियाज लेते हैं, नए एंगल से सोचते हैं और प्रयोग करने से नहीं डरते। यही कारण है कि इतिहास के सबसे बड़े इनोवेटर्स और आर्टिस्ट्स ने अपने समय से आगे की चीजें बनाई हैं। लियोनार्डो दा विंची को ही देखें। वे सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि वे इंजीनियर, वैज्ञानिक और इन्वेंटर भी थे। वे प्रकृति को गहराई से स्टडी करते थे और हर चीज में पैटर्न्स खोजते थे। उनकी पेंटिंग्स केवल कला नहीं थी, बल्कि उनमें विज्ञान भी था। उनकी मोनालिसा पेंटिंग आज भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि उसमें उन्होंने लाइट, एंगल और परसेप्शन को अनोखे तरीके से इस्तेमाल किया था। अगर वे सिर्फ पेंटिंग सीखने तक सीमित रहते तो शायद वे एक अच्छे आर्टिस्ट तो बन सकते थे, लेकिन मास्टर नहीं। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने समय के वैज्ञानिकों की सोच से अलग जाकर चीजों को देखा। जब बाकी लोग न्यूटन के सिद्धांतों को ही अंतिम सत्य मान रहे थे, तब आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी पर रिसर्च की। उन्होंने सवाल किए, प्रयोग किए और अपनी थ्योरीज को नए एंगल से विकसित किया। यही वजह थी कि उन्होंने भौतिकी की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया।
क्रिएटिव एक्टिव फेज में आने के लिए आपको अपनी सोच को लगातार विकसित करना होगा। आपको अपने क्षेत्र के मास्टर से सीखना होगा, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी होगी। जब आप किसी चीज में गहराई से उतरते हैं तो आपकी समझ ज्यादा मजबूत होती है और फिर आप अपनी खुद की शैली बना सकते हैं। बहुत से महान म्यूजिशियन पहले अपने गुरुओं की स्टाइल सीखते हैं, लेकिन बाद में वे अपनी खुद की अनोखी धुनें बनाते हैं। इस फेज में एक और जरूरी चीज होती है, असफलता से न डरना। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी। बहुत से लोग इसलिए कुछ अलग करने से डरते हैं क्योंकि वे फेल होने को लेकर चिंतित होते हैं। लेकिन हर बड़ा मास्टर जानता है कि इनोवेशन बिना असफलताओं के नहीं होता। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफलताओं के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। अगर वे पहली असफलता के बाद रुक जाते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। इसलिए मास्टरी का यह फेज आपको यह सिखाता है कि आप अपने ज्ञान और अनुभवों को कैसे जोड़ें और कुछ ऐसा बनाएं जो पहले कभी नहीं था। यह सिर्फ तकनीक सीखने का फेज नहीं है, बल्कि अपनी खुद की आवाज खोजने का फेज है। जब आप अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचने लगते हैं, जब आप विभिन्न क्षेत्रों से सीखते हैं और जब आप अपनी खुद की शैली विकसित करते हैं, तब आप सच में मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। मास्टरी का आखिरी स्टेज वह बिंदु होता है जहां व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। ये वह अवस्था होती है जहां तर्क, रैशनैलिटी और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन एक साथ काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति सालों तक किसी क्षेत्र में अभ्यास करता है, गहराई से सीखता है और खुद को लगातार सुधारता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे निर्णय लेने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वह चीजों को महसूस करने लगता है और उसका हर एक्शन नेचुरली सही दिशा में जाता है। यही असली मास्टरी होती है, जब इंसान अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है और वह अपने फील्ड का सबसे बेस्ट बन जाता है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि वह चीजों को गहराई से देखे। मास्टर्स किसी भी समस्या को सतही रूप से नहीं देखते, बल्कि उसके पैटर्न्स, उसकी जड़ों और उसके हर एंगल को समझते हैं। यही कारण है कि वे चीजों को दूसरे लोगों से अलग तरीके से समझते हैं और जल्दी निर्णय ले पाते हैं। माइकल जैक्सन जब डांस करते थे तो वे सिर्फ स्टेप्स नहीं करते थे, बल्कि वे म्यूजिक के हर बीट को अपने शरीर में महसूस करते थे। इसी तरह महान ग्रैंड मास्टर्स जब शतरंज खेलते हैं तो वे हर चाल को सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाते, बल्कि वे इसे एक बड़े पैटर्न के रूप में देखते हैं और सही मूव का अंदाजा तुरंत लगा लेते हैं। मास्टरी की यह अवस्था केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि इसके लिए व्यक्ति को अपनी लर्निंग को फ्री फ्लो में बदलना होता है। इसका मतलब है कि वह जो भी सीखता है उसे अपने अंदर इस तरह से समाहित कर लेता है कि उसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई म्यूजिशियन बिना सोचे समझे अपनी उंगलियों से गिटार पर सही धुन बजा सकता है, या कोई डॉक्टर बिना ज्यादा सोचे तुरंत सही डायग्नोसिस कर सकता है। महान कलाकार, वैज्ञानिक और एथलीट्स इस स्टेज पर पहुंचने के लिए लगातार खुद को पुश करते हैं। वे कभी खुद को सीमित नहीं करते और हमेशा सीखने के लिए खुले रहते हैं। वे अपने क्षेत्र में इतने अधिक समय तक लगे रहते हैं कि उनका दिमाग उस चीज को स्वाभाविक रूप से समझने लगता है। ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस की है, बल्कि मैं उससे डरता हूं जिसने एक ही किक को 10,000 बार परफेक्ट किया है। यही मास्टरी का असली मतलब है। इस फेज में पहुंचने के बाद व्यक्ति सिर्फ एक्सपर्ट नहीं रहता, बल्कि वह खुद एक इनोवेटर बन जाता है। वह चीजों को नए तरीके से देखता है और अपने फील्ड में नई खोजें करता है। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि जब वे अपने सिद्धांतों पर काम कर रहे थे तो वे गणितीय समीकरणों से ज्यादा अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते थे। वे चीजों को महसूस करते थे, उन्हें अपने दिमाग में विजुअलाइज करते थे और इस तरह अपने थ्योरीज को एक ठोस रूप देते थे। यही कारण है कि उन्होंने विज्ञान की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद व्यक्ति सिर्फ खुद को ही नहीं बदलता, बल्कि पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ता है। मास्टर्स को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उनकी महानता को स्वीकार करते हैं। वे अपनी लाइफ के हर निर्णय को सहजता से लेते हैं और उन्हें पता होता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। मास्टरी का यह सफर आसान नहीं होता। यह वर्षों की मेहनत, धैर्य और खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। चाहे वह स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, बिजनेस हो या साइंस, हर फील्ड में मास्टरी हासिल करने के नियम वही हैं। यह किताब आपको यही रोड मैप देती है कि कैसे कोई भी इंसान अपने फील्ड में मास्टर बन सकता है
और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगर आपने यह पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मास्टरी कोई जादू या टैलेंट की बात नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आप भी अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। बस आपको वही प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जो हर महान इंसान ने अपनाए हैं। सही पैशन को ढूंढना, खुद को सीखने की प्रक्रिया में झोंक देना, एक सही मेंटर खोजना, लोगों को समझना, अपनी क्रिएटिविटी को जगाना और अंत में खुद को मास्टरी की अवस्था तक पहुंचाना। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी लाइफ को कंफर्ट से नहीं बल्कि ग्रोथ और एक्सीलेंस से जीते हैं। अब ये आप पर है, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर बस सरवाइव करना चाहते हैं या फिर अपने फील्ड में एक मास्टर बनकर दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द ग्रेट राठौड़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर उस बुक की समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। और कमेंट में बताइए आप किस फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं।